गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने नेक्स्ट 30 क्वेश्चन का अटैम्प्ट करेंगे। लास्ट क्लास हमने 120 नंबर क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। अब आज हम उसके आगे का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है गेज के एक्स के रूप में चिन्हित क्या है। ये जो चिन्हित वाला भाग एक्स वाला भाग है वो क्या है। यहाँ पे देखिए थ्रेड रिंग गेज का गो वाला भाग है, थ्रेड रिंग गेज का नॉट गो वाला भाग है, रिंग गेज है और थ्रेड पिच गेज है। देखिए आपका जो ये रिंग गेज है ये तो क्लियर है, इसके अंदर थ्रेड कटे हुए हैं। यहाँ पे देखिए थ्रेड कटे हुए हैं, तो थ्रेड कटे हुए मीन्स ये थ्रेड रिंग गेज है। थ्रेड रिंग गेज में दो पार्ट है, एक है गो एक है नॉट गो। तो इसने पूछा है आपसे ये वाले भाग को, ठीक है, ये वाला भाग पूछ रहा है। तो ये वाला भाग क्या है, ये वाला भाग नॉट गो है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा नॉट गो आंसर होगा, थ्रेड रिंग गेज का नॉट गो वाला हिस्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस गेज का नाम बताएं। ये देखिए इसमें प्लग है, ये पहली बात तो ये प्लग गेज है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है इसमें कि ये प्लग गेज है। तो ऑप्शन में थ्रेड रिंग गेज ये गलत है, ऑप्शन में थ्रेड प्लग गेज ये हो सकता है, फिर थ्रेड पिच गेज ये भी हो सकता है। पिच गेज हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि उसको वो पत्ती पे होता है। ठीक है, फिर है टेपर प्लग गेज। अब देखिए प्लग गेज में दो ठो बचे। अब आपके दो ऑप्शन हट गए हैं, अब दो ऑप्शन बचे हुए हैं। दोनों ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन है, पहला है आपका थ्रेड प्लग गेज, दूसरा है आपका टेपर प्लग गेज। तो देखिए यहाँ पे अगर टेपर प्लग गेज होता है तो उसका आगे का हिस्सा कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ये ऐसे होता है टेपर प्लग गेज का। ठीक है, बट हमारे में ऐसा कुछ हिस्सा नहीं दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है कि इसमें यहाँ देखिए इस पर थ्रेड कटे हुए हैं, तो ये थ्रेड प्लग गेज है। ठीक है, आपका आंसर बी सही है। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है शीतलन दर को तेज़ी से प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उपचार में प्रयुक्त क्विंचिंग मीडिया क्या है। यहाँ देखिए क्विंचिंग मीडिया पूछ रहा है आपसे। ठीक है, क्विंचिंग मीडिया क्या है, तो आपका जो क्विंचिंग मीडिया है वो है ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन आपका क्विंचिंग मीडिया है तेज़ी से कूलेंट प्राप्त करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है एक्स के रूप में क्या चिन्हित है। यहाँ देखिए ये एक चार्ट बना हुआ है जिसमें लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में बताया है। आपको लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर बता दें कि जो 723 डिग्री सेल्सियस से कम होता है या 723 डिग्री सेल्सियस तक होता है वो होता है आपका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, और उससे ऊपर आपको 910 डिग्री सेल्सियस से आसपास के अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में आते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो एक्स वाला चिन्हित भाग है वो क्या है। यहाँ पे देखिए 720 दिया हुआ है, तो 720 क्या है आपका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है। ठीक है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है। ठीक है, आपका आंसर बी सही है। नेक्स्ट है एल्बो बैंड का कोण क्या होता है। देखिए यहाँ एल्बो और बैंड के कोण को पूछ रहा है। ठीक है, एल्बो और बैंड आपको किस कोण पे मिलता है, या तो 90 डिग्री पे मुड़ के मिलता है एकदम, ये 90 डिग्री पे एल्बो मुड़ा हुआ पे मिलता है, या तो फिर 45 डिग्री पे मिलता है। ठीक है, कुछ इस टाइप का। तो एक 90 डिग्री पे और एक 45 डिग्री पे, तो आपका ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबली करना होता है। देखिए जहां पे बार बार लगाना है और हटाना है वहां पे हम लोग कौन से स्क्रू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यही पूछ रहा है। तो हेड स्क्वायर स्क्रू, हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू, राउंड हेड स्क्रू और चीजल हेड स्क्रू। देखिए जहाँ पे हमें बार बार खोलना हटाना हो वहाँ पे हमें ज़्यादा ताकत वाली चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो बार बार खुलेगा और हटेगा, उस पर उसकी ग्रिपिंग ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। तो ऐसे में केवल हम स्क्वायर हेड स्क्रू का प्रयोग करेंगे। स्क्वायर हेड स्क्रू की ग्रिपिंग सबसे अच्छी होती है। ठीक है, तो आपका आंसर ये सही है। नेक्स्ट है कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट का उपयोग किया जाता है। देखिए आपका जो कोच बनता है उसके निर्माण के लिए आपको किस प्रकार के हेड का प्रयोग किया जाता है।
हेड वाले नट का प्रयोग किया जाता है, स्क्वायर नट, टी नट्स, विंग नट और कैप नट। देखिए कैप नट और विंग नट नहीं यूज़ होंगे कभी भी, ठीक है, यहाँ पे कैप नट और विंग नट नहीं यूज़ होंगे। टी नट का यूज आप जानते हैं, जहाँ पे बेस में किसी चीज़ को फाउंडेशन के तौर पे फिक्स करना होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो आपका टी नट भी नहीं होगा, स्क्वायर नट होगा आपका। इस स्क्वायर नट करेक्ट आंसर है, तो आंसर ये सही है, ठीक है। फिर है उस नट का क्या नाम है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार आकार का और नीचे के भाग हेक्सागोनल आकार का होता है। इसमें पूछ रहा है कि जो ऊपर का हिस्सा जो होता है वो बेलनाकार होता है, नीचे का हिस्सा जो होता है वो आपका स्क्वायर होता है, सॉरी हेक्सागोनल होता है। ऐसा कौन सा नट होता है, ठीक है। तो आपका जो स्लॉटेड नट नहीं हो सकता, ठीक है, टी नट नहीं होगा, कैप नट नहीं होगा, कैसल नट आपका ये हो सकता है, कैसल नट करेक्ट आंसर है, ठीक है। कैसल नट में ही आपके ऊपर के हिस्से राउंड शेप में रहते हैं और नीचे के हिस्से में आपका ये कुछ इस टाइप का हेक्सागोनल बोल्ट रहता है, कुछ ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हैवी ड्यूटी असेंबलिंग कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है। देखिए जहाँ पे हैवी ड्यूटी की बात हो रही है, यहाँ हल्के कार्यों की बात नहीं हो रही है, यहाँ हैवी ड्यूटी की बात हो रही है। तो हैवी ड्यूटी के लिए हम लोग हमेशा हेक्सागोनल बोल्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। पैन हेड स्क्रू, चीजल हेड स्क्रू या चीज हेड स्क्रू, हाफ राउंड हेड स्क्रू, ऐसा कुछ नहीं होता, राउंड हेड स्क्रू, इन सभी को यूज़ जो किया जाता है इन सभी का लाइट ड्यूटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पे हल्के कार्य करने हो। लेकिन जहाँ भी हमें भारी कार्य करने होते हैं, जहाँ लोड ज़्यादा होता है, हम वहाँ हमेशा हेक्सागोनल हेड पे ही जाते हैं, ठीक है। तो आपका डी करेक्ट आंसर है। फिर है लाइट असेंबलिंग कार्य के लिए किस प्रकार के मशीन स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। देखिए हेक्सागोनल हेड स्क्रू, चीजेस हेड स्क्रू, ठीक है, हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू या फिर स्क्वायर हेड काउंटर सिंकिंग हेड स्क्रू। अब यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने आपको बताया जो तीनों स्क्रू आपके हैवी ड्यूटी में था वो तीनों क्या थे, वो लाइट ड्यूटी के थे, बस उसमें एक था। तो उसी का एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है चीजेस हेड स्क्रू। आपको चीजेस हेड स्क्रू ही सही आंसर है, इसका यूज लाइट ड्यूटी के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है नरम और गैर धातु यानी कि नॉन फेरस मेटल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समांतर दांतों किस फाइल में होते हैं। दांते, सॉरी यहाँ हिंदी में मिस्टेक है, यहाँ दांतों लिख दिया है, दांते किस फाइल में होते हैं। नरम और गैर धातु यानी नॉन फेरस मेटल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समांतर दांते वाली कौन सी फाइल होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पिलर फाइल, थिंकर फाइल, डेड नॉट फाइल या फिर वार्डिंग फाइल। देखिए यहाँ पे नॉन फेरस मेटल और नरम धातु के लिए तो हम लोग हमेशा नॉन फेरस और क्या कहते हैं आपका नरम धातु के लिए हम लोग डेड नॉट फाइल का यूज़ करेंगे। आपका थिंकर फाइल, पिलर फाइल, वार्डिंग फाइल फेरस मेटल के लिए होती है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है। देखिए यहाँ पे परिष्करण और स्मूथनेस दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमारी ऐसी कौन सी फाइल होती है जिनमें ये दोनों होता है। तो देखिए पिलर फाइल आपकी फिनिशिंग के लिए नहीं होती है, वो पतले पतले नैरो बनाने के लिए होती है। डेड नॉट फाइल फिनिशिंग के लिए तो होती है, बट उसमें क्या है, उसमें परिष्करण उपकरण नहीं होते हैं, ठीक है। आपको वार्डिंग फाइल में भी फिनिशिंग नहीं होती है। तो आपका स्विंग पैटर्न फाइल एक ऐसी फाइल है जिसमें आपको परिष्करण उपकरण के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है और उसका फिनिशिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि उसमें जो उसके दांते होते हैं उनको घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो फिनिश भी कर देगा और वो परिष्करण भी कर देगा, ठीक है। तो आपका ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फिलर गेज के BIS सेट की मोटाई सीमा क्या है। जो उसके BIS सेट की मोटाई होती है वो कितनी होती है। 0.01 mm टू 1 mm इन स्टेप ऑफ 0.01 mm में, ठीक है। 0.02 mm टू 1 mm इन स्टेप ऑफ 0.02, 0.03 टू 1 mm स्टेप ऑफ 0.01, फिर है 0.04 mm
to 1 mm in step of 0.01 mm। अब इसमें आपका जो आंसर पूछ रहा है, देखिए फिलर गेज की बेसाई सेट की मोटाई जो होती है वो होती है 0.02, ठीक है, mm टू 1 mm स्टेप ऑफ 0.02 के स्टेप में होती है, ठीक है। तो आपका बी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं 34 नंबर में। यहाँ देखिए जो हम लोगों ने पहले भी ये सवाल किया था साइन बार का, ठीक है। ये आपके हो गए स्लिप गेज के ब्लॉक्स, ये आपके स्लिप गेज के ब्लॉक्स हैं ढेर सारे, ठीक है, स्लिप गेज के ब्लॉक्स हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे ये साइन बार है, ये आपका साइन बार रखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे साइन बार रखा हुआ है, ये इस टाइप का ये साइन बार रखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये बेस है आपका, ये बेस रखा हुआ है। अब यहाँ पे जो कोड बन रहा है वो बन रहा है आपका क्यों दिया हुआ है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसको साइन मान लेते हैं, साइन 25 अंश, ठीक, साइन थीटा 25 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पे इसकी जो लेंथ दिया है आपके वही सेंटर पॉइंट से लेके सेंटर पॉइंट तक की दूरी, दोनों रोलर्स के सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट तक की दूरी कितनी है, 100 है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो स्लिप गेज है इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये जो स्लिप गेज है, स्लिप गेज की टोटल ऊंचाई कितनी है, हमसे यही पूछ रहा है कि स्लिप गेज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया था, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो जो हमारा सूत्र क्या होता है, यानी साइन बार की हाइट निकालनी है, h इक्वल टू साइन बार की लंबाई इनटू साइन थीटा, ठीक है। अब जो इसी सूत्र पे हम रख देते हैं तो हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। साइन बार की लंबाई कितनी है 100, h इक्वल टू 100 इंटू 0.42, फिर से कर देते हैं, वहाँ पे जगह नहीं थी, हाँ, h इक्वल टू 100 इंटू 4.4226, ठीक है। आपका गुणा करते हैं, गुणा करने पे आ रहा है 42.26, ठीक है, 2 जीरो से 2 पॉइंट बढ़ा दिए। तो आपका जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए अब जब भी आपको अगर साइन बार की लंबाई दी हुई हो और उसका कोड दिया हुआ हो, तो आपको अगर स्लिप गेज की हाइट निकालनी हो तो उसके लिए सबसे इजी तरीका है h इक्वल टू साइन बार की लंबाई गुणे साइन थीटा, ठीक है। इस बेस पे हमारा ये आंसर आ रहा है। आंसर जो है क्या है, आंसर बी सही है, ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि काटखंड के बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। पैरेलल लेग कैलीपर, आउट लेग कैलीपर, स्लिप गेज का उपयोग उसके विशेष जोड़ के साथ, या फिर वर्नियर कैलीपर। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये एक विशेष प्रकार का टूल है जिसमें ये देखिए ढेर सारे स्लिप गेज के ब्लॉक डले हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है, स्लिप गेज के ब्लॉक डले हुए हैं और ये इनकी एक क्लिप है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं आप जॉ है, ठीक है, वही जॉ अंदर जाके मापता है। तो ये स्लिप गेज और उसके विशेष आयाम का जोड़ है, ठीक है। तो ये आपका सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है स्लिप गेज का अंशांकन के ग्रेड यानी कि कैलिब्रेशन ग्रेड क्या है, कितने ग्रेड में स्लिप गेज बनाए जाते हैं, ठीक है, वही पूछ रहा है, उसका कैलिब्रेशन ग्रेड पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कैलिब्रेशन ग्रेड जो होता है उसका होता है 00, ठीक है, 00 या 00 जो भी कह लीजिए, 00 ग्रेड हो 00, ठीक है। तो इसका आंसर जो होता है वो है बी। अब देखिए स्लिप गेज का उपयोग करने का विधि क्या है। अब देखिए जब भी मैंने आपको बताया था स्लिप गेज को अगर जोड़ कर यूज़ करना रहता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमको स्लिप गेज को यूज़ करने के लिए सबसे पहले एक के ऊपर एक
स्लिप गेज को रखना होता है, रखने के साथ साथ उनके साथ एक विधि करनी होती है जिसको व्रिंगिंग विधि कहते हैं। ठीक है, व्रिंगिंग विधि में हम लोग क्या करते हैं, ये जैसे देखिए चित्र में दिखाया हुआ है, एक को दूसरे के ऊपर क्रॉस रखते हैं, फिर एक दिशा पर्टिकुलर दिशा में इसको घुमाते हैं। ठीक है, घुमाने से ये दोनों जब एक दूसरे के समांतर आते हैं तो एक दूसरे में चिपक जाते हैं, ये आपकी रिंगिंग विधि कहलाती है। और इसमें यही कुछ क्वेश्चन में यही चीज़ पूछा हुआ है कि ये क्या हो रहा है, ये एक रिंगिंग विधि है। ठीक है, आपका रिंगिंग विधि करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट है, इस गेज का क्या उपयोग है। देखिए यहाँ पे गेज दिया हुआ है, इस गेज का उपयोग पूछा है। अभी हमने पहले भी देखा था कि ये एक थ्रेड प्लग गेज है। ठीक है, थ्रेड प्लग गेज है, थ्रेड प्लग गेज है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन है थ्रेड रिंग गेज का, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है थ्रेड स्क्रू थ्रेड प्लग गेज का, फिर आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है स्क्रू पिच गेज का, फिर है नेक्स्ट थ्रेड कैलिपर गेज का। तो जो आपका ये क्या है, ये स्क्रू थ्रेड पिच गेज है। ठीक है, सॉरी प्लग गेज है, प्लग गेज है स्क्रू थ्रेड का। ठीक है, आपका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रिंग गेज का उद्देश्य। रिंग गेज का उद्देश्य क्या है। बाहरी व्यास की जांच करना, छेद व्यास की जांच करना। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन क्या है, टेपर शाफ्ट की जांच करना, बाहरी थ्रेड की जांच करना। देखिए अगर यहाँ पे रिंग थ्रेड गेज दिया होता है तो बाहरी थ्रेड की जांच करने जाते, यहाँ पे केवल रिंग गेज दिया है तो ये आपका ऑप्शन ए सही है, बाहरी व्यास की जांच करना। ठीक है, नेक्स्ट है 41 नंबर, व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में आकार की सीमा क्या है। जो आपके आकार की सीमा होती है वो किस टाइप से होती है, 1-1 mm के अंतर पे होती है। ठीक है, व्यक्तिगत त्रिज्या जो होती है वो 1-1 mm के अंतर पे होती है, स्टेप ऑफ 1-1 mm। ठीक है, आपका दो नंबर का होगा, फिर 3 नंबर का होगा, सॉरी डाया 3 होगा। ठीक है, डाया 3, फिर डाया 4, फिर डाया 5। ठीक है, फिर डाया 6। ऐसा नहीं होगा कि 6.5 डाया, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, डाया 6 हो जाएगा। ठीक है, 1-1 के स्टेप पे। फिर नेक्स्ट है आपका, शाफ्ट के बाहरी व्यास का स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए गेज कौन सा है। शाफ्ट के बाहरी व्यास का स्वप्रमाणित चेक करने के लिए कौन सा गेज प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे कह रहा है कि उसके स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए बाहरी व्यास की। ठीक है, तो रिंग गेज का बाहरी व्यास कौन जांचेगा। ठीक है, अब वह स्वीकार्य की बात कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये स्वीकार्य यानी कि जो जा सके, और जो अस्वीकार यानी कि जिसको हम नहीं स्वीकारेंगे, यानी जो हमारे लिए सही नहीं है वह अस्वीकृत हो जाएगा। और यहाँ जो स्वीकार है वो स्वीकार कह रहा है, तो हमारा जो गो वाला हिस्सा रहेगा वो अगर जिसमें चला जाएगा वो वाला हिस्सा स्वीकार किया जाएगा, और नॉट गो वाला हिस्सा अगर जिसमें चला जाएगा वो हिस्सा नहीं स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ गो वाला हिस्सा होगा। ठीक है, रिंग गेज गो। ओके, फिर है, अब घर्षण सटीकस के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन है लैपिंग, होनिंग, ग्राइंडिंग और फाइलिंग। देखिए जब भी आपका किसी राउंड शेप में, ठीक है, अब राउंड शेप के अंदर के हिस्से में, ठीक है, अगर सटीकता लानी है यानी कि फिनिशिंग लानी है और उसके लिए अब्रेसिव का यूज़ किया जाता है, तो अब्रेसिव का यूज़ करने पे केवल एक ही प्रोसेस हम कर सकते हैं, वो है होनिंग। ठीक है, होनिंग में ही आपके इंटरनल होल्स को फिनिश किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। यहाँ असमान चार्जिंग और रैपिड कटिंग की बात कर रहा है, के लिए किस लैपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। कास्ट आयरन, तांबा और पीतल,
क्लोज्ड गैल्वनाइज्ड आयरन, ठीक है, या फिर वाटर कास्ट आयरन। ठीक है, जो हमारा रैपिड कटिंग और आसान चार्जिंग की बात कर रहा है, ठीक है, आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग, उसके लिए हम लोग हमेशा कार्बन और ब्रास का यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉरी, कॉपर और ब्रास का। ठीक है, हमेशा कॉपर और ब्रास का ही प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी लैब सामग्री महंगी है और अगर ख़राब हो जाए तो उसका विस्तार किया जा सकता है? ऐसी कौन सी लैब है जिसको जो तो पहली बात तो महंगी होती है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है, और अगर वो ख़राब हो जाए तो उसको एक्सटेंस किया जा सकता है, यानी कि विस्तार किया जा सकता है। तो आपका पीतल, कास्ट आयरन, लेड या कास्ट, तो वो आपका आंसर है लेड। शीशा ऐसा होता है जिसको बाद में विस्तार किया जा सकता है और वो बहुत ही महंगा होता है। नेक्स्ट है, कठोरकृत स्टील और भारी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है? यहाँ देखो, हार्ड मेटल के लिए पूछ रहा है और हैवी स्टॉक रिमूव करने के लिए, ठीक है, यानी मोटी मोटी परतें हटाने के लिए हमें किस अब्रेसिव का प्रयोग करना चाहिए, यही पूछ रहा है। तो सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बोरान कार्बाइड और या फिर डायमंड। तो यहाँ पे आपका सिलिकॉन कार्बाइड करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट है, कौन सा अपघर्षक डाई और गेजेस की लैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है? यहाँ डाई और गेजेस को बनाने के लिए कौन से लैप अपघर्षण का प्रयोग किया जाता है, यानी अब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है? तो बोरान कार्बाइड जो होता है वो ज़्यादा शुद्धता देता है, तो हमें यहाँ पे डाई बना रहे हैं तो बहुत शुद्धता चाहिए होगी, और यहाँ पे आप गेजेस बना रहे हैं जिसकी जांच, जिससे आपको ढेर सारे टूलों को चेक करना है, तो उसके लिए आपको बहुत शुद्धता चाहिए। शुद्धता के लिए हम लोग बोरान कार्बाइड का लैप यूज़ करेंगे, अब्रेसिव। ठीक है ना, तो आपका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, टंगस्टन कार्बाइड के लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा है? यहाँ टंगस्टन कार्बाइड की बात कर रहा है, टंगस्टन कार्बाइड के लिए सबसे कठोर कौन सा होगा? ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, बोरान कार्बाइड, डायमंड या फिर एल्युमिनियम। ठीक है, तो यहाँ बात सबसे कठोर के लिए हो रही टंगस्टन के लिए, तो सबसे कठोर आपका डायमंड होता है। ठीक है, डायमंड सबसे कठोर अब्रेसिव है। ठीक है, बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अपघर्षक का नाम बताएं। बहुत छोटे छोटे छिद्र हैं, उनको फिनिश करने के लिए, सही ढंग से फिनिश करने के लिए हम किस अब्रेसिव का प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो हम ये ध्यान देना है कि बहुत छोटे छोटे हैं, तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे? डायमंड का प्रयोग करेंगे। देखिए, आपका सिलिकॉन कार्बाइड, बोरान कार्बाइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये बड़े बड़े छिद्रों को करने के लिए होता है। जो हल्के स्पॉट रह जाते हैं उनको करने के लिए डायमंड का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपका बी करेक्ट आंसर है। फिर है, व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है? व्हीकल लैपिंग करने का क्या उद्देश्य होता है, यही आपका क्वेश्चन है। पहला है, काटने की क्रिया को विनियमित करें और सतह को चिकनाई करें। मध्यम प्रभावी संचालन, आयामी सटीकता में कमी या काटने की क्षमता में कम। देखिए, जब भी हम व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य जब भी पूछा जाता है, सबसे बड़ी बात है कि व्हीकल लैपिंग क्यों किया जाता है। व्हीकल लैपिंग काटने की क्रिया को विनियमित करे और सतह को चिकनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, लैपिंग अधिकतर आपकी किस लिए की जाती है? फिनिशिंग के लिए की जाती है, लेकिन जो व्हीकल लैपिंग की जाती है वो काटने की क्रिया को विनियमित करने के लिए की जाती है। ठीक है, तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको अब किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करें, फिर उसके बाद हम उस क्वेश्चन पे फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।